घुमा दो चारों तरफ, सारे बच्चों का ये धीरे धीरे से, और उसके बाद मेरे तरफ घुमा के लगा दो। वर्णमाला, ठीक है, अल्फाबेट। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहेंगे? मुख से निकलने वाली वह स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि जिसको टुकड़ों में न बांटा जा सके। मुख से निकलने वाली वह स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि जिसको टुकड़ों में न बांटा जा सके उसको हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्यान देना बेटा, बात नहीं, आवाज नहीं। मुख से निकलने वाली वह स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि जिसको टुकड़ों में न बांटा जा सके उसको हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है। भाषा किस शब्द से बना है? भाषा शब्द का निर्माण किससे हुआ है? संस्कृत के भाष शब्द से भाषा का निर्माण हुआ है। भाषा शब्द जो है ठीक है, और इधर चलो, भाषा शब्द जो है, ध्यान दो, भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। अब भाष से ही भाषा का निर्माण हुआ है। भाष शब्द से ही भाषा का निर्माण हुआ है और भाष शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई, शब्द देखिए, अगर पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर छोटी इकाई पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब होगा वर्ण या अक्षर। लेकिन पूछता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य और उपवाक्य से भी छोटी इकाई है पदबंध, और पदबंध से भी छोटी इकाई है पद या शब्द, और पद तथा छोटी इकाई से भी इकाई है, पद से भी छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से भी छोटी इकाई है ध्वनि या वर्ण। हमने पूछा कि वर्ण किसे कहते हैं, तो मुख से निकलने वाली वह स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि जिसको टुकड़ों में न बांटा जा सके उसको हम वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई, ध्वनि या वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। अब भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, और वाक्य से भी छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से भी छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से भी छोटी इकाई पद या शब्द, और शब्द से भी छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से भी छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, ध्वनि या वर्ण। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में यह पिछली बार यह प्रश्न आ चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो वाक्य, पद, उपवाक्य, पदबंध, शब्द और वर्ण, ऐसे विकल्प देगा। तो आप कौन सा सही करोगे? वर्ण वाले पे, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि वर्ण है, ध्वनि है, तो वर्ण को परिभाषित किया जाए कि वर्ण किसे कहेंगे, तो आप क्या कहोगे कि मुख से निकलने वाली वह स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि जिसको टुकड़ों में न बांटा जा सके उसको हम वर्ण या ध्वनि। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? वे अक्षर, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं, जो स्वतः उच्चारित होते हैं, जिनके उच्चारण में हम दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं।
यानी स्वर वर्ण वे वर्ण है जिनके उच्चारण में हम दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं, और व्यंजन वर्ण वे वर्ण है जिनके उच्चारण में हम स्वर वर्णों की सहायता लेते हैं। यानी स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं और स्वतः उच्चारित होने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। क्लियर? कि स्वर और व्यंजन दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोवेल्स एंड कंसोनेंट? तो स्वर वे वर्ण है जो स्वतः उच्चारित होते हैं, जिनके उच्चारण में हम दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते। ध्यान देना कि स्वर वर्ण वे वर्ण है जिनके उच्चारण में हम दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं। जो स्वतः उच्चारित होते हैं उनको स्वर वर्ण कहा जाता है, और जो स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होते हैं उनको हम व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर कितने प्रकार के हैं? स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। एक होता है हास्य स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लूत स्वर। ठीक? स्वरों के भेद, स्वर कितने प्रकार के हैं? तो स्वर 3 प्रकार के हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जो स्वतः उच्चारित होते हैं, जिनके उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उनको हम स्वर वर्ण कहते हैं। और जिनके उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लेते हैं, यानी जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, उनको व्यंजन वर्ण कहा जाता है, और जो स्वतः उच्चारित होते हैं उनको हम स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्णों को हम 3 भागों में बांटते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। हास्य माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, अब प्लूत यानी विलुप्त मानो। प्लूत जो है आज विलुप्त हो गया है। प्लूत स्वरों का प्रयोग प्रायः आजकल आज हिंदी के जो आचार्य हैं, हिंदी के जो विद्वान हैं, वो प्लूत स्वरों का प्रयोग प्रायः नहीं के बराबर कर रहे हैं, तो प्लूत को विलुप्त मान लिया गया। तो हास्य यानी छोटा और दीर्घ यानी बड़ा, मतलब कि वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में छोटा समय लगे, कम समय लगे, अत्यंत कम समय लगे, उनको हम हास्य स्वर कहते हैं। यानी वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है उनको हास्य स्वर कहते हैं, और वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हास्य से अधिक समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगे उसको हम कहते हैं प्लूत स्वर। अब देखिए, हास्य स्वर और छोटी, छोटा ऊ और री, ये 4 जो है हास्य स्वर है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। देखिए बोल करके अ, इ, उ, री, टाइम कम लगा ना। तो ये 4 जो है हास्य स्वर होता है। हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4। इसके बाद जो बचते हैं वे दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। कौन कौन से हैं? देखो, आ, ई, उ, ए, ऐ, उ, औ। अब इसमें समय हास्य स्वर से अधिक लगा ना उच्चारण करने में। अब देखो, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, उ, औ। इन स्वरों के उच्चारण में समय हास्य स्वर से अधिक लग रहा है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा गया। यानी दीर्घ स्वर वर्ण वे वर्ण है जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है, उनकी संख्या 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। और हास्य स्वर वे स्वर वर्ण है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और इनकी संख्या है 4। और ई, उ, री, तो 4 हास्य स्वर और 7 दीर्घ स्वर। कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या है 11, 4 हास्य स्वर और 7 दीर्घ स्वर। प्लूत स्वर को मैंने बताया कि हिंदी के आचार्य प्रायः आजकल प्रयोग नहीं के बराबर इसका कर रहे हैं, और ये विलुप्त होता चला जा रहा है। लेकिन प्लूत स्वर वर्ण वे वर्ण कहलाते हैं जिनके उच्चारण में हास्य और दीर्घ इन दोनों से अधिक समय लगता है, उसको हम कहते हैं प्लूत स्वर। जैसे ओ, ये क्या हो गया? प्लूत स्वर।
इन दोनों से ह्रस्व और दीर्घ, इन दोनों से अधिक समय जिस स्वर के उच्चारण में लगता है उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। और लिखते समय दो वर्णों के बीच में हिंदी संख्या का ऐसे 3 बना दोगे तो वो प्लुत हो जाएगा। जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है, ओ, और ये क्या है, म, और दोनों को मिला के क्या पढ़ेंगे, ओम, ओम। और दोनों वर्णों के बीच में अगर हिंदी संख्या का ये 3 बना देंगे तो इसका उच्चारण होगा ओम। यही क्या है, प्लुत स्वर है। तो स्वर क्या है, स्वर वर्ण वे वर्ण है जिनके उच्चारण में कम समय लगे, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से भी अधिक समय लगे उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। और स्वर किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जो स्वतः उच्चारित होते हैं, जिनके उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण उसको कहते हैं जो स्वरों की सहायता से। अब आइए व्यंजन पे ध्यान दीजिएगा। व्यंजन किसे कहेंगे, कि जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का जब भेद करते हैं तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। इसका नाम स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया, दिया गया, कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हो, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हो, छूती हो, उसको हम कहते हैं स्पर्श। और इनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25। क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक ये 25 जो है कौन सा व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन है। और इनको 5 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग में 5 अक्षर आएंगे, क, ख, ग, घ, अंग। इसके बाद आएगा च वर्ग, च वर्ग में भी 5 अक्षर आएंगे, च, छ, ग, ह, ञ। इसके बाद आएगा ट वर्ग, ट वर्ग में भी 5 अक्षर आएंगे, ट, ख, ग, घ, अ। इसके बाद आएगा त वर्ग, त वर्ग में भी 5 अक्षर आएंगे, त, ख, ग, घ, न। इसके बाद आता है प वर्ग, प वर्ग में भी 5 अक्षर आएंगे, प, ख, ग, घ, म। शुरू हुआ कहां से, क से, खत्म कहां हुआ, म तक। इसको कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण आए, 5। तो 5 गुणे 5 बराबर 25। यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। क से लेकर के म तक, क से लेकर म तक इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। और इनको 5 भागों में बांटा जाता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। तो ये हो गया आपका स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आता है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा में यह क्वेश्चन आया था, दे दिया था य लिख करके, य, श, ह, प, ऐसे 4 विकल्प दे दिया। अब पूछ दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अर्ध स्वर है, ठीक ना। तो अंत्यस्थ तो बच्चे समझते हैं, अर्ध स्वर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता था कुछ बच्चों का, कभी का नहीं कुछ का। तो यह समझ लो कि जो अंत्यस्थ वर्ण है उसी को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। जो अंत्यस्थ है वही अर्ध स्वर है, अंत्यस्थ को ही अर्ध स्वर कहा जाता है।
और अंत्यस्थ को ही अर्ध स्वर कहा जाता है। और अंत्यस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4। य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये 4 जो है अंत्यस्थ है। इसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन उसको कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से भारी होकर निकले, गर्म होकर निकले, ऊष्मा पैदा करे, उसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। श, ख, श, ह। तो 4 अंत्यस्थ, 4 ऊष्म और 25 हो गए स्पष्ट। तो 25, 4, 29, 29, 4, 33। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी है? 4। श्र, छ, त्र, ज्ञ। श्र, छ, त्र और ज्ञ, ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। ये वर्ण तो हैं लेकिन 2 वर्णों के, देखो यहाँ कैसे बना है। क धान षटकोण वाला स मिलकर के बनाता है 6। त और र मिलकर बनाता है र। ज धन इया मिलकर बनाता है य। और स धन र मिलकर बनाता है स्र। तो ये 4 जो है संयुक्ताक्षर है, इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त अक्षर है, 2 वर्णों के मेल से एक वर्ण बना है। इसके बाद आता है एक होता है अयोगवाह वर्ण, अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार उसको कहते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। वर्ण के ऊपर केवल एक बिंदी लगा देते हैं, जैसे अंगद, पंकज, लंगूर, अंगूर, ऊपर बिंदी लगेगा, अनुस्वार है। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, उसको अनुनासिक कहते हैं। और इस वर्ण के ऊपर अर्धचंद्राकार बिंदी लगाते हैं, जैसे आंख, दांत, जांघ, मुंह, हंसी, यह अनुनासिक है। अब विसर्ग वे हैं जिसका उच्चारण ह के समान होता है और वर्ण के आगे ऊपर नीचे 2 बिंदी लगा देते हैं, जैसे अतः, प्रातः, सनह, सनह, यह विसर्ग है। इसकी गणना न तो स्वरों में की गई है और न ही इसको कहा गया है अयोगवाह वर्ण। इसके बाद एक होता है तद्धित या द्विगुण। तद्धित वर्ण या द्विगुण, यह द और ध है, द और ध। ठीक, इसके 2 गुण हैं, इसीलिए इसको द्विगुण कहा गया। इसके गुण कितने हैं? 2 गुण। जैसे देखो, इसको क्या पढ़ोगे आप? क्या पढ़ेंगे? लड़ना। और जब नीचे बिंदी लग जाएगा तो इसका उच्चारण क्या होगा? लड़ना, लड़ना। इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ना, पढ़ना, ढ है ना, क्या है? ढ है, तो पढ़ना। और नीचे बिंदी लग जाए तो उच्चारण होगा इसका पढ़ना। तो इसके गुण कितने हो गए? 2। इसीलिए इसको कहा गया है द्विगुण व्यंजन या तद्धित व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह वर्ण और तद्धित वर्ण। ठीक,